बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी आप देख रहे होंगे ग्रेइश कलर का अमेजिंग सा आउटफिट मैंने वेयर किया है। ये भी अनीला इलियास का है, नाम स्क्रीन पे चल रहा है और नंबर भी चल रहा है। अच्छा, एक और बात करना चाहूंगी कि अनीला का नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है वो मेरा नंबर नहीं है। मतलब मेरी जो डिजाइनर है उनको ऐसी ऐसी कॉल्स मौसूल हो रही है कि लोग समझ रहे हैं कि वो कहकशा फैसल का नंबर है, वो अनीला इलियास का नंबर है। अगर आपको कपड़े बनवाने हैं तो उनसे राब्ता कीजिए, अदरवाइज जरा कॉल से गुरेज करें। और इसी के साथ साथ अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जनाब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रऊफ शेख साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब, जो कि जनरल सर्जन है अंकसरी हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुस्कुराती सुबह में इनवाइट किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको इनवाइट करने का मकसद ये था, पहले तो खुशामदीद करती हूँ आपको मुस्कुराती सुबह में, कि आजकल मैं देख रही हूँ थायराइड का बहुत ज्यादा रेशो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से लोग जो मतलब अगर छोटी उम्र की लड़कियां जो कि टीन एज से गुजरती हैं, 18 साल की होती हैं, 19 साल की होती हैं, उनके थायराइड ग्लैंड्स जो है ना, वो थायराइड पूरा मतलब उनका जो ये नेक है पूरी मोटी हो जाती है। उसके बाद उनको लोग जो है वो मिसगाइड करते हैं कि तुम ऑपरेशन मत करवाना, सर्जरी मत करवाना, सर्जरी करवा लोगी फिर से दोबारा से थायराइड हो जाएगा। और शादीशुदा औरतों को थायराइड की वजह से कंसीव भी नहीं होता। तो पहले तो आप ये बताइएगा, जो मिसकॉन्सेप्ट है हमारे दिमागों में कि ये क्यों होता है, थायराइड होने की वजह क्या होती है, सब जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ऐसे खान साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनका गाना शामिल करेंगे। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वाह, मजा आ गया, क्या बात है। ऐसे खान साहब, आपसे एक और गाना सुनेंगे थोड़ी देर बाद, जहमत देंगे आपको, जब तक तशरीफ रखिए। मजा आ गया सर, आपको मजा आया डॉक्टर साहब? बहुत ज़बरदस्त गाना गाया है, और ये मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मरहूम वहीद मुराद पे पिक्चराइज किया गया था, तो उनकी याद ताज़ा हो गई, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। बहुत ज़बरदस्त भाई गया था, मजा आ गया जी। बिल्कुल क्लैपिंग करेंगे हम ऐसे खान साहब के लिए, और थोड़ी देर बाद फिर उनका एक गाना शामिल करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, थायराइड का बहुत ज्यादा मसला हो गया है, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद सर्जरी लोग कराने से कतराते हैं। दिमागों में बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि नहीं भाई हम नहीं कराएंगे, ग्लैंड दोबारा आ जाएगा। तो ये बेसिक वजूहात आप बताइएगा कि करवाना चाहिए सर्जरी, या सर्जरी के बाद क्या क्या एहतियात होती है, जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड का ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसकी मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ वजूहात होती है। थायराइड गुदूद के जो बढ़ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ वजूहात होती है। तो सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड होता क्या है, क्योंकि एक आम आदमी हमारी ये सारी प्रोग्राम सुन रहा है, तो एक उसमें जो है थायराइड ग्लैंड बेसिकली गर्दन के सामने की तरफ होता है, जो राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं, उसमें उसको एक थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसके हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये हार्मोन्स प्रोड्यूस किए हैं, उसकी वजह से ये होता है कि थायराइड ग्लैंड के जो नशोनुमा में हेल्प करते हैं, जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह, कमी भी नुकसानदेह। तो जब अगर थायराइड ग्लैंड की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है, और अगर कमी होती है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है, और दोनों सूरतों में जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका मैं मुख्तसरन बताऊं, आपका जो एक पहला क्वेश्चन था कि टीन एज में अक्सर होता ही है कि टीन एज होती है वो नशोनुमा की पीरियड होती है। आप देखते होंगे कि बच्चे होते हैं थोड़े मोटे होते हैं 13-14 साल से, एकदम जब 17-18 साल के होते हैं तो लीन हो जाते हैं, लंबे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो उस वक्त चूंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है थायराइड ग्लैंड की, और अगर वो प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाती, स्पेशली अगर बच्चे मछली या आयोडीन का नमक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से ग्लैंड प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टीन एज में जो अगर प्रोमिनेंट होते हैं, तो उस सूरत में आप करीबी माहिर डॉक्टर को, सर्जन्स को या फिजिशियंस को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो अगर तो वो उस वजह से आयोडीन की कमी की वजह से होता है तो उसमें सर्जरी नहीं की जाती, उसमें वेट करते हैं हम टिल उसकी जो डेफिशिएंसी है वो सबसाइड हो जाती है और वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में भी यही होता है कि वक्ती तौर पे थायराइड ग्लैंड प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी सर्जरी नहीं करते हैं, ठीक है। सर्जरी किस सूरत में करते हैं? हाँ, सर्जरी उस सूरत में करते हैं जब इसके अंदर थायराइड ग्लैंड में गुठलियां बन जाती हैं। अगर ये होते जिस तरह की कभी भी कोई गुठली नज़र आ जाए तो वो उसको हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पहले क्लिनिकली देख लेते हैं,
फिर अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो उस सूरत में फिर उसके पहले उसको कुछ और फर्दर टेस्ट करके तो उस सूरत में फिर जो है ना सर्जरी एडवाइजेबल होती है। ठीक है। तो सिर्फ जो एक 18-20 साल का हो गया और अक्सर आ जाते हैं बच्चे हमारी क्लिनिक पे आते हैं कि भाई ये इसके गुदूद बढ़ गया, इसका ऑपरेशन कर दे, तो उस सूरत में नहीं करना चाहिए और कहीं पे भी आप ऑपरेशन नहीं कराए अनलेस के उसकी प्रॉपर इंडिकेशन बने। लेकिन अगर गुठलियां बन जाती है तो उस सूरत में फिर कराना ज़रूरी होता है, तो टू रूल आउट एनी मैलिग्नेंसी और ये सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो एक दफा जब अगर थायराइड का ऑपरेशन करा लिया तो क्या ग्लैंड दोबारा नहीं बनते, दोबारा से ऑपरेशन करवाना कभी पड़ जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपने एक दफा थायराइड करा लिया दोबारा से भी जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, उस सूरत में ये होता है कि अगर ग्लैंड निकलवा लें और प्रॉपर फॉलोअप रखें। ये एक ऐसी सर्जरी है, ये एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं है, ये हर्निया का ऑपरेशन नहीं है कि एक मतलब करा लिया उसके बाद चलो भाई ओके बाय बाय, जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपको फॉलोअप रखना पड़ता है कि उसमें फिर आप पीरियोडिकली 2-3 महीने बाद हम दोबारा थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उसका ब्लड टेस्ट करके देखते रहते हैं कि वो मेंटेन रहें। अगर उनमें डिस्टर्बेंस आएगी तो रिकरेंस, कभी कभी रिकरेंस हो जाती है, तो उस सूरत में फिर दोबारा करना पड़ता है। ओके, करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर फॉलोअप रखेंगे तो रिकरेंस नहीं होती है। वो उनको जो ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि दोबारा, जिस तरह अगर हमने थायराइड ग्लैंड किसी का निकाल दिया या काफ़ी हद तक निकाल दिया, सब टोटल कर दिया है, तो उस सूरत में हम उसको थायरोक्सिन टेबलेट्स दे देते हैं टू रिप्लेस के। अब क्योंकि गुदूद तो रहा नहीं है तो उसको रिप्लेस करने के लिए टेबलेट्स दे देते हैं, तो उस सूरत में फिर अमूमन रिकरेंस के चांसेस नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहब, बाज दफा गले भी लोगों के इतने मोटे मोटे हो जाती हैं, गर्दन इतनी मोटी मोटी हो जाती है, क्या उसकी भी प्रॉब्लम थायराइड की वजह से ही होता है? तो क्या वो भी ग्लैंड जो है वो प्रोमिनेंट होता है? हाँ, गुदूद अगर बहुत बढ़ जाता है तो वो एक इंडिकेशन हो जाती है सर्जरी की। एक हद तक एक गुदूद बढ़ गया है, ठीक है, कोई मैलिग्नेंसी भी नहीं, लेकिन एक हद तक गुदूद हो गया कि उसकी जो प्रेशर सिम्टम्स इतने आ रहे हैं, जिसको सांस में तकलीफ हो रही है, उसको खाना खाने में तकलीफ हो रही है, तो उस सूरत में जो है उसका पार्शियली डाइजेस्ट भी नहीं होने देता ये फूड, ये मेटाबॉलिज्म भी स्लो कर देता है इंसान का। अगर थायराइड के हार्मोन्स कम आएंगे तो वो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो उसमें फिर रिप्लेस कर देते हैं, थायरोक्सिन टेबलेट्स दे देते हैं। ठीक है, मैं और कंसीव करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अगर आप एक दफा ग्लैंड निकलवा लेंगे तो फिर कंसीव कर सकती हैं लेडीज? बिल्कुल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी जो टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, अगर किसी का गुदूद निकल चुका है या उसके थायराइड हार्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट उसके टेस्ट कराती हैं थायराइड लेवल। अगर उसके कम होते हैं तो वो टैबलेट्स देके उसको प्रॉपर लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो फिर कंसीव भी हो जाती हैं। ओके, माशाल्लाह। मतलब द एम इज टू मेंटेन द थायराइड हार्मोन्स एट ए ऑप्टिमम लेवल। वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको रख सकते हैं, तो उस पर फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। तो हमारी बहनें जो भी देख रही हैं उनके लिए आसानी हो गई कि अगर आप ऑपरेशन कराना चाहती हैं। अच्छा, लोग डरते क्यों हैं डॉक्टर साहब सर्जरी से? इतना डरते क्यों हैं? इतना खौफ हमारे यहाँ क्यों है लोगों के अंदर? एक तो ऑपरेशन का नाम सुन के लोग सबसे पहले डरते, फिर दूसरी नेक की सर्जरी है कि जी गुदूद की ये यहाँ पे है कि जी वो शहरक भी करीब है, ट्रेकिया भी करीब है, सांस की नाली भी करीब है, ठीक है ना। और फिर लोग जो होते हैं, अमूमन तो हमारे मोहल्ले में बहुत ही लोगों को गाइड करते हैं कि जी आवाज़ चली जाएगी, तो लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेशन कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें डरना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर सेटअप में जाएं, अच्छे सेकेंडरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाएं, प्रॉपर क्वालिफाइड सर्जन्स के पास जाएं, तो और अगर प्रॉपर इंडिकेशन होगी तो फिर सर्जरी करवा लें, कोई ऐसा मुजाहिरा। और अगर उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई और उनका ग्लैंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, सर्जरी नहीं करवाई, तो क्या क्या मतलब उनके साथ असरात गलत मरतब हो सकते हैं उनकी सेहत के? देखें, अगर सर्जरी की प्रॉपर इंडिकेशन है, सपोज के कोई नोड्यूल है, कोई एक नोड्यूल से एक गुठली सी आ गई है, ठीक है ना, और उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, तो अब वो पता नहीं होता कि भाई अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गए कि ये मैलिग्नेंसी है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले तो उसको रूल आउट करना होता है। तो अगर मैलिग्नेंसी हुई तो वो बढ़ जाने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई नोड्यूल आता है तो हमें उसको रूल आउट करना होता है कि कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। दूसरा ये कि अगर वो थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि वो ज़्यादा ओवर सिक्रीशंस कर रहा है, ठीक है, और उसमें भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं गई और थायराइड ग्लैंड एक हद से बढ़ता गया तो फिर उसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। वेट कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, पाल्पिटेशन, कार्डियक इफेक्ट्स, आईज पे प्रोमिनेंट सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर प्रेशर सिम्टम्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर सिम्टम्स है कि गुदूद एक हद तक बढ़ जाएगा तो उसके प्रेशर आएगा, तो उसको फिर खाने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस में लेट रहा है तो फिर प्रॉब्लम। ओके डॉक्टर साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन, कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। हमने डॉक्टर साहब थायराइड की सर्जरी की बात कर ली, अब मैं जानना चाहती हूँ अपेंडिक्स की सर्जरी के हवाले से। सबसे पहले तो अपेंडिक्स सर्जरी पे बात करेंगे, लेकिन अपेंडिक्स होता किस तरफ है? मतलब दोनों साइड में से कौन सी साइड होती है? राइट साइड पे होता है या लेफ्ट साइड पे होता है?
जी, अपेंडिक्स एक ये समझें कि जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है राइट साइड पे, सीकम जिसको कहते हैं, ओके। उसके और जो छोटी आंत का संगम होता है वहाँ पे होती है अबाउट 2 इंचेस के करीब एक ब्लाइंड सी ट्यूब होती है। ठीक है। ठीक है, तो उसको अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब राइट साइड पे होता है। राइट, सीधे हाथ पे होता है, ठीक है, सीधे हाथ तो पे निचले हिस्से की तरफ होता है। ओके, तो मेरी जो बहन है जज्बाती, जो मेरी तरह कभी भी दर्द होता है आपके कमर में, बैक साइड पे, साइडों पे, गुर्दों की तरफ, तो आप ये समझते हैं कि अपेंडिक्स हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो भाई राइट साइड पे होता है अपेंडिक्स। मुझे भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया। आप कभी दर्द हो तो परेशान ना होइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा और दिखा दीजिएगा, किसी और वजह से भी दर्द हो सकता है। डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स की सर्जरी जो है वो अब 2 तरह से होती है, एक डिफरेंट होती है जो हम पहले डॉक्टर्स करते थे, और अब जो है वो लेजर ट्रीटमेंट से भी होती है। तो कौन सी वाली सर्जरी करवाना ज़्यादा मुफीद है? हाँ, देखिए, अगर अपेंडिक्स प्रॉपरली डायग्नोज हो गया है तो उसमें आपने सही कहा कि दो तरीके से होती हैं। एक तो जो ओपन मेथड से करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है लेप्रोस्कोपिकली। एक तो वो लेज़र कहते हैं, एक्चुअली में लेप्रोस्कोप के जरिए होती है। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिकली भी होती है। उसमें ये होता है कि पोर्ट्स डाल के ना उसमें छोटे छोटे स्कार्स ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। ठीक है ना, फीमेल्स होती है, यंग फीमेल्स होती हैं, तो उसमें एडवाइजेबल होता है कि अगर, मगर उसमें ये है कि प्रॉपरली जो है वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, अच्छी केयर, अच्छे सेटअप में आप कराएं, प्रॉपरली एक्सपर्ट सर्जन से कराएं, तो फिर लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं। लेकिन अगर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ हमारे इतने भी कॉमन नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो आप उसको ओपन तरीके से कर लें। उसमें भी कोई बहुत बड़ा, अगर अर्ली स्टेज में अपेंडिसेक्टोमी कराते हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा स्कार भी नहीं आता है। तो दोनों हमारे यहाँ दोनों अभी तरीके से हो रही हैं। तो बस उसमें ये ख्याल रखें कि अगर आप लेप्रोस्कोपी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आपका जो है प्रॉपर सेटअप में ये करवाएं ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब ऐसा है हॉस्पिटल का इंतखाब करें जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ये अपेंडिक्स का बर वक्त आपने ऑपरेशन ना करवाया तो जो ये फट जाती है उसके बाद क्या क्या जो है असरात मरतब होते हैं हमारी सेहत पर? हाँ, ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स के लिए ये है कि पेट में जब दर्द होना तो उसको आप लाइटली नहीं लें। ठीक है। अच्छा, शुरू में जो आपने एक तो मज़ाहिया कहा कि जी पूरे पेट में दर्द हो रहा होता है कि अपेंडिक्स, और अमूमन स्टार्ट इसी तरह होता है। आपको सरप्राइज होंगी कि सीधे हाथ की तरफ है, लेकिन एकदम मरीज़ अगर इंटेलिजेंट है तो वो सीधे हाथ की तरफ नहीं, उसके पूरे पेट में दर्द हो रहा होता है, या पेट के सामने की तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा होता है। अपेंडिक्स की तरफ तो दर्द ही नहीं हो रहा होता, सेंटर में दर्द हो रहा होता है, मोड़ से आ रहे होते हैं वो, और वो बिल्कुल अर्ली स्टेज में अपेंडिक्स इसी तरह प्रेजेंट करता है कि पेट के सामने की तरफ या ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा होता है। ठीक है, उसके फिर 6-8 घंटे बाद ये शिफ्ट होता है अपनी जगह पे, राइट साइड पे। तो कभी भी पेट में दर्द हो, स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं, यंग बच्चियाँ होते हैं, तो वो जो है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो उसमें फिर जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे, तो फिर प्रॉपरली अपने साइन एंड सिम्टम्स उसके ऑब्वियस हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और जो आपका जो सवाल था कि अगर ऑपरेशन नहीं कराते, इसमें अपेंडिक्स का पूरी दुनिया में यही होता है कि अगर वंस इट इज़ डायग्नोज कि अपेंडिसाइटिस है तो उसका ऑपरेशन करा लें टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस। अगर नहीं कराएंगे तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है कि आगे पीछे की आंतें चिपक जाती हैं, एक गुच्छा बन जाता है। तो फिर वो रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेंगे, रिजॉल्व हो नहीं हो, फिर ऑपरेशन होगा, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगी। दूसरा ये होता है कि अगर अपेंडिक्स फट गया, कभी कभी होता है कि अगर अपेंडिक्स जो है वो इतना सीवियर अटैक होता है अपेंडिसाइटिस का कि वो फट गया, तो बजाय इसके कि एक छोटा सा ऑपरेशन होना होता है कि 2 इंच का एक इंसिजन दे के अपेंडिक्स निकाल के और 20-25 मिनट का काम होता है, तो उसके बाद अगर फट गया और पूरे पेट में फैल गया तो फिर वो पूरे पेट का सामने से लेप्रोटमी यानी पूरा पेट कटेगा, फिर वो पूरी सफाई होगी, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि बस मैसेज तो यही है कि अगर आपको फैमिली में किसी को हुआ है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक भाई को होता है तो दूसरे भाई बहन को भी ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो इस तरह अगर आपको लगे कि ये हो रहा है तो आप उनको फ़ौरन जो है ना डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अगर वो डायग्नोज करते हैं अपेंडिसाइटिस और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशंस के बाद तो उसको हिचकिचाएं नहीं और ऑपरेशन करें। मेरी 2 बच्चियों को हुआ था अपेंडिसाइटिस, तो मैंने उनको फ़ौरन विदिन 24 आवर्स ऑपरेट कर लिया माशाल्लाह। उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये अपेंडिक्स का होना ये किस वजह से होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ये हो जाती है, और आजकल रेशो इसका भी बढ़ता चला जा रहा है? रेशो बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन ये कि प्रॉपरली डायग्नोसिस हो गया ना कि अभी अल्ट्रासाउंड हो गया, प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड को हो रहा जाता है, सीटी स्कैन अवेलेबल हो गया, फिर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, तो अब डायग्नोज हो गया। पहले होता था पता ही नहीं चलता था कि बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो ये प्रॉब्लम्स होती थी।
ओके। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हिरनिया के हवाले से भी जानूंगी मैं कि हिरनिया की भी सर्जरी होती है, लोग उसमें भी जो है वो लेट कर देते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि वो हिरनिया हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आज तो आपने पूरी जनरल सर्जरी पूरी ऊपर से नीचे तक सभी आज बिल्कुल। रिवाइज करा दी। तो जैसे हर्निया जो है ना, हर्निया में ये होता है कि हर्निया भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि कोई पेट के अंदर के अंदरूनी जो कॉमन जो हर्निया है, जिस तरह के इंग्वाइनल हर्निया होते हैं या फीमेल्स में नाक के करीब हर्निया हो जाता है, तो जो अल्लाह ताला ने एक बॉक्स बनाया हुआ है पेट का, उसमें से कोई चीज़ बाहर आ जाएगी ना, तो उसको हर्निया कहते हैं। ओके। तो अब जैसे कोई आंत बाहर आ रही है, खांसी करते हैं या वज़न उठाते हैं या तो किसी वजह से भी तो बाहर आ जाती है, फिर वो अंदर चली जाती है, तो इसको हर्निया कहते हैं। हर्निया जो है ना, हर्निया में जब तक के वो एक पैसेज खुला हुआ है, कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही है, जैसे एक दरवाज़ा खुला हुआ है, एक चीज़ इजीली बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, तो मरीज़ को पेन नहीं होता। लेकिन अगर कभी कोई चीज़ बाहर आके फंस गई तो फिर तो ऐसा शदीद दर्द उठेगा कि वो रातों रात उसको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो हर्निया का तो रिकमेंडेड है कि अगर हर्निया हो गया तो अर्ली स्टेज में उसको ऑपरेशन करा लें, क्योंकि अगर हर्निया का ऑपरेशन आपने नहीं कराया तो दो प्रॉब्लम होंगी। एक तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा, उसकी फिर सर्जरी भी बड़ी हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर किसी वक्त ये इमरजेंसी हो गई, कहीं फंस गया, तो फिर तो आपको फिर इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, तो बर वक्त आप इलाज कराएं, वो ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेटली अगर हर्निया है किसी को तो उसका फ़ौरन ऑपरेशन करा लें, और एक अर्ली स्टेज में रिड्यूसेबल हर्निया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसका हर्निया इतना कोई कॉम्प्लिकेशन, उसका 100% रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, लोग लेकिन इतना डरते क्यों हैं, इतना क्यों खौफ हरास का शिकार होते हैं डॉक्टर के पास जाने से? घर में क्यों सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, और इतने सिवियर केसेस में भी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें देखें दो प्रॉब्लम्स। एक तो हमारे इतनी महंगाई हो गई कि फाइनेंशियल भी है कि इतना कॉस्ट आ जाती है, हॉस्पिटल कॉस्ट और ये सारी चीज़ें, द मेडिसिन की कॉस्ट और मैश लगते हैं अंदर, जो जाली लगाते हैं वो सारे, इसलिए भी लोग को अवॉइड करते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी इतना हाई नहीं है कि वो लोग आगे पीछे लोग बताते रहते हैं कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए वो काफ़ी जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब आते हैं हमारे पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पित्ते के भी बचाती हूँ, जब इतनी सारी हमने डिस्कशन कर ली तो ये पित्ता बेचारा ये रह गया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि पित्ते की जो सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं इसको और उनको इतना समझ नहीं हो रही होती कि हो क्या रहा है, तो ज़रा इस बारे में रोशनी डालिएगा। अच्छा, पित्ते के बारे में मैं बताऊँ आपको कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मैंने बीच में सऊदी अरब में भी काम किया है 5-6 साल, और हालांकि वो लोग किसी ज़माने में बद्दू होते थे, लेकिन अब वो इतनी उनका एजुकेटेड हो गए हैं कि उनको थोड़ा सा भी पेन होता है ना तो वो फ़ौरन सर्जरी के लिए आ जाते थे। और हमारे यहाँ जो पित्ते में पथरी होती है और ये लिंगर ऑन करते 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 जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे पास पहुंचते हैं जी। यानी जो अब पित्ते के ऑपरेशन जो है ना, वो मोस्टली जो है वो लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं, जो जिसको आप लेजर कह रही थी, लेप्रोस्कोपिकली हो रहा है। और ये इसका काफ़ी हर जगह तकरीबन सेटअप खुल गए हैं ना लेप्रोस्कोपिकली। तो उसमें पित्ते के ऑपरेशंस में अगर आपको पित्ते में पथरी हो गई है और बार बार उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि खाने के बाद बदहजमी की शिकायत हो रही है, पेन हल्का हल्का पेन होता रहता है, या कभी शदीद अटैक हुआ है, तो उसमें बेहतर है कि आप अर्ली स्टेज में पित्ते का ऑपरेशन करवा लें और लेप्रोस्कोपिकली हो जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ घर पे भी चला जाता है, खाता है पीता है, उसमें कोई पाबंदी भी नहीं होती, बाद में जो रूटीन एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये होता है कि अगर इसको अवॉइड कर जाते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो फिर ये होता है कि रिकरेंट अटैक्स होते रहते हैं, फिर पित्ता जो है उसकी वो जो पित्ता मोटा भी हो जाता है, पीप भी पड़ जाती है, आंतें भी चिपक जाती हैं। और ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने पाकिस्तान में ज़्यादा देखी है बनिस्बत इसके बाहर, क्योंकि वो लोग क्विकली ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ये फिर इसलिए वो लोग डरते नहीं है और दूसरा के फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन, अगर आपको पित्ते में पथरी है और अगर कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, उसको इजीली लेप्रोस्कोपिकली हो जाता है उसको। ओके डॉक्टर साहब, पित्ता पूरा निकाल देते हैं फिर उसकी कोई मतलब वो नहीं होती? अगर पित्ता, लोग कहते हैं कि भाई हमारा पित्ता निकल गया तो हमारी ज़िंदगी में से एक ऐसा, हमारे बॉडी पार्ट में से ऐसा ऑर्गन निकल गया तो हमारी ज़िंदगी आसानी से कैसे गुजरेगी, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, तो ज़रा बताइएगा कि पित्ते का हमारी पूरी बॉडी में ओवरऑल क्या किरदार है, क्या उसके निकलने से कोई मतलब मसाइल हो जाते हैं? नहीं, पित्ता जो है ना बेसिकली एक स्टोरेज टैंक की तरह है कि जिसमें जो बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से, एक ग्रीनिश जो होगा, आपने देखा होगा कुर्बानी के दिनों में कि जो पित्ता फटना नहीं चाहिए, एक जानवर काट रहे होते हैं ना, तो उसमें पित्ते में जो एक ये स्टोरेज टैंक होता है तो इसमें जमा होता है। तो जब पित्ता निकल जाता है तो वो एक डायरेक्ट फ्लो हो जाता है, तो पित्ता निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पित्ता पूरा ही निकाला जाता है। पित्ते को ये नहीं होता कि पित्ता खोल के पत्ता निकाल ले, पित्ते को निकाल लेते हैं और ताकि फिर दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हो।
और इसके निकलने के बाद अमूमन पेशेंट्स का देखा है मैंने, जो ऑब्ज़र्व किया है कि पेशेंट्स अमूमन थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं, वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पेन ख़त्म हो जाता है। पहले जो पित्ता होता है, दर्द हो रहा होता है तो वो खाना नहीं खाते, ठीक है, उनकी सेहत सही नहीं होती है। लेकिन जब पित्ता निकल जाता है तो वो अपनी डाइट भी प्रॉपर लेते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है उसकी। ठीक है, मतलब पित्ता निकालने से उनकी ओवरऑल पूरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पित्ते का कोई ऐसा जितना किरदार है नहीं हमारी बॉडी में। जी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, नॉर्मल सर्जरी कहीं की भी अगर इंसान कराता है, उसके बाद जो है कौन कौन सी बेसिक जो है ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो हमें एहतियात बरतनी होती है, जो हम लोग नहीं बरतते और उसके मतलब पेश नज़र हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी जो हमारी सर्जरी होती है स्टिचेस टूट जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि उसमें पस पड़ जाती है, तो क्या बेसिक जो है वो होती है कि हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें सर्जरी के बाद? हाँ देखें, हर चीज़ का जो होता है ना, एक कोई भी आप मशीन खरीदती है तो उसके बाद उसके फॉलोअप होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो इसी तरह कोई सर्जरी कराएं तो ये नहीं होता है कि एक सर्जरी करा ली उसके बाद आप भूल जाएं। सर्जरी कराने के बाद अपने जो कंसर्न डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप उससे इन टच रहें कि उस स्पेसिफिक सर्जरी की पोस्ट ऑप क्या एहतियात हैं। जिस तरह हर्निया की सर्जरी कराई है तो डेफिनेटली आपको वज़न वगैरह नहीं उठाना है, कुछ महीनों तक मोटरसाइकिल नहीं चलानी है, खांसी नहीं होनी चाहिए, कब्ज़ नहीं हो, क्योंकि ज़ोर लगेगा तो ज़ाहिर स्टिचेस खुल जाएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ। जी सर। एक वैसे हर्निया के बाद रिकरेंस रेट अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम है, बहुत ही शाज़ व नादिर ही आते हैं। एक यंग लड़का था मेरे पास, बलोच लड़का, तो कुछ अर्से पहले मैंने उसको ऑपरेशन किया। सिंपल सा ऑपरेशन था, हर्निया का कर दिया, उसको हो गया। हर्निया काफ़ी बड़ा था लेकिन हो गया। उसको हमने मैश लगाते हैं, यानी जाली लगा देते हैं, क्योंकि ये हैवी वर्क करते हैं ना, तो वो लगा दिया। अच्छा, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद मेरे पास दोबारा आ गया और देखा तो वाकई इसको रिकरेंस हो गई है। अब मैं भी परेशान, यंग लड़का है, इसको रिकरेंस हो गई। उससे मैंने पूछा कोई वज़न तो नहीं उठा लिया, कुछ काम तो नहीं कर लिया था आपने? उसने डिनाई कर दिया, नहीं जी मैंने कुछ भी नहीं किया है। खैर मैंने बोला अब जो भी हुआ लेकिन आपको दोबारा करेंगे। उसको भी बेचारे को मेरे पर ट्रस्ट था तो उसने बोला ठीक है आप ही करें। तो फिर किया, जब उसको थोड़ा सेडेट वगैरह किया तो फिर उसने सच बताया। उसने बोला डॉक्टर साहब क्या करूं, बेरोज़गारी थी मेरे पास, तो मैं तुर्बत गया, फिर इंजन विंजन का काम करता था। तो मेरे सेठ ने बोला जी वो बड़ा ट्रक होता है ना, उसका इंजन होता है 200 kg का जी। बोला जी 200 kg का उठाओ, और मैंने खट करके उठाया है। और मुझे बोलता है मुझे उसी वक्त लगा कि मेरी कोई चीज़ बाहर निकल रही है। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ होती है कि आपको एहतियात तो करनी है कि जो कोई भी आप ऑपरेशन कराएंगे तो जो डॉक्टर आपको जो बोलेगा तो फिर उसके बाद खैर वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर काफ़ी रेस्ट किया, फिर सही हो गया। तो जो भी है कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पर चलें और उनके जो प्रिकॉशंस होती हैं वो करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टैबलेट्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आप इस्तेमाल करें। डेफिनेटली डॉक्टर से कंसर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है बस ऑपरेशन करा लिया, फिर हम समझते हैं बस ठीक है ये हो गया ना, ये चीज़ थी, ये चीज़ निकल गई, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि इतनी तकलीफ़ें हमने उठाई हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें दिमाग में। अच्छा डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत सी मेरी बहनें हैं, मेरी कज़न्स वगैरह, वो ये शिकायत कर रही होती हैं कि जब से हमारा ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन हुआ है या कोई भी ऐसी दूसरी सर्जरी, उसके बाद से हमारी याददाश्त में जो है वो कमी आ गई है। क्या ऐसा है? कोई ऐसे एनेस्थीसिया में होते हैं एलिमेंट्स जिससे आपकी याददाश्त में असर पड़ता है? हाँ देखिए, अब ये तो एनेस्थीसिया का आप सवाल पूछ रही हैं, लेकिन अभी आजकल इतना एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है कि वो अभी हम सर्जरी पूरी आखिरी स्टेज लगा रहे होते हैं, उस वक्त पेशेंट को अवेक कर देते हैं। माशाल्लाह ऐसे एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट हमारे पास हैं। हाँ, कि अब पहले की तरह नहीं होता कि जी ऑपरेशन हो गया उसके 2-2 घंटे तक पेशेंट रिकवरी नहीं हो रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अभी इतनी अच्छी ड्रग्स भी आ गई हैं कि उसके प्रॉम्प्ट रिकवरी हो जाती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि किस तरह, ये उनके अपने दिमागों की खलल है। नहीं, ये आप सोच इस तरह की कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा अमूमन 99.99% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो जो कहती हैं मेरी बहनें जो देख रही होंगी मेरा शो भी कि भाई हमने जब से सिजेरियन हुआ है, हमारा वो बेबी हुआ, उसके बाद से मेरी याददाश्त कम हो गई है, पैसे रख के भूल जाती हूँ, ये करके भूल जाती हूँ, सिजेरियन हुआ है ना मेरा बेबी इस वजह से। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब ने इस बात की जो है वो राइट कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग ज़रा एहतियात बरतें। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी हम लोग करवाते हैं, जब कोई भी सर्जरी के लिए जाता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स के लिए हमें देखनी चाहिए, या कौन ऐसा हॉस्पिटल हमें ऐसा इंतखाब करना चाहिए? आप क्या समझते हैं बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए जो एक पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं? हाँ देखें, जो आप सर्जरी जो है ना, एक आम बीमारी तो नहीं है कि नज़ला खांसी तो नहीं है कि जी दवाई ले ली और कि सर्जरी में तो आपको ज़ाहिर है कि एनेस्थीसिया भी मिलेगा, फिर सर्जरी होगी, फिर पोस्ट ऑप उसकी केयर भी होती है। तो आप सबसे पहले जो प्रॉपरली जो क्वालिफाइड सर्जन्स हैं
तो उनका इंतखाब करें, ठीक है। आप अगर आपको सर्जरी है तो आप दो सर्जन से या 3 सर्जन से आप अपना, अगर सर्जरी से पहले ओपिनियन लेना चाहते हैं तो डिफरेंट सर्जन से ओपिनियन भी ले लें, अगर इमरजेंसी नहीं है तो, ठीक है। दूसरा ये कि जिस हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं उसका जो स्टेलाइजेशन थिएटर वगैरह हो, मतलब एक एटलीस्ट थिएटर का इन्वायरमेंट जो है ना बिल्कुल प्रॉपर स्टेलाइजेशन ज़रूरी होती है कि प्रॉपरली स्टेलाइजेशन हो, एनेस्थेटिस्ट अच्छे आते हों, वहाँ पे सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, और बस ये चीज़ें देखें आप। उसके बाद इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉपर सर्जन्स को आप इंतखाब करती हैं और प्रॉपर, तो उसमें वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो होता है वो सर्जन से होता है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर यू। तो वही आपको पूरा उसी से आप डिस्कस कर लें कि आपके जिस हॉस्पिटल में कर लें वहाँ पे स्टेलाइजेशन और ये चीज़ों की ख्याल रखें, ठीक है। और दूसरा है कि जो मेडिसिन्स हैं वो भी आजकल बहुत आ रही हैं मेडिसिन्स, तो वो भी उसका भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन जेन्युइन मेडिसिन्स हैं वो उसका इस्तेमाल करें, प्री ऑप भी और पोस्ट ऑप भी। ओके डॉक्टर साहब, जैसे अपने हमारी कोई भी बॉडी है, बॉडी के पार्ट में कहीं पर भी एक मोटा सा दाना हो जाता है या कोई ग्लैंड बन जाता है, उसमें पस आ जाती है, पीप आ जाती है, और उसको हम छोड़ देते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, उस पर मरहम लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, और दूसरी ट्यूब्स लगा लेते हैं, उसके बाद वो बहुत बड़ी ह्यूज साइज में बन जाता है। तो अगर हमने उसकी बर वक्त सर्जरी, अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आके बात कंटिन्यू करेंगे, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सफा। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते इस वक्त। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान। डॉक्टर साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया था कि कोई भी बॉडी में ऐसा कोई दाना हो जाता है और उसके बाद हम लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं और फिर वो पस बन जाती है, पस होते होते वो इतना ह्यूज साइज का हो जाता है कि हमें सर्जरी करानी पड़ जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी अलामात होती हैं जो हम पहले ही उस चीज़ को डॉक्टर को दिखा दें तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो? हाँ, देखें, कोई भी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाया, अगर कोई भी अनयूजुअल चीज़ देखें तो फ़ौरन आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। जिस तरह आपने बताया कि कोई दाना हो गया, सिंपल से सेबेशियस सिस्ट होती है, एक दाना होता है, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर कभी होता है कि उसमें पस पड़ जाती है, फिर वो फटता है, फिर पीप निकलती है, फिर उसको एंटीबायोटिक ले के बस लिंगर ऑन करते हैं 10 दिन, फिर आप इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे क्लिनिक में, फिर उससे लेंगे, तो ये ठीक नहीं होता। तो उसमें इस तरह की अगर हो तो उसमें अर्लीस्ट स्टेज में आप सर्जन को दिखाएं ताकि उसको प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज करके उसकी बायोप्सी करा लें। इस तरह की जो अगर दाने होते हैं, जो छोटे मोटे जो दाने होते हैं, जिस तरह गर्मी दाने, उसके लिए नहीं भागम दौड़ी करें, वो तो सही हो जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरह जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बड़ा दाना हो गया, उसमें से पीप निकले जा रही है, एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं, तो वो इसका इलाज नहीं होता, वो उसको फिर प्रॉपर सर्जरी जो है, और अमूमन अगर छोटा मोटा होता है तो वो लोकल एनेस्थीसिया में भी हो जाती है। ओके, हर माइनर से माइनर सर्जरी के लिए भी एनेस्थीसिया जरूरी होता है डॉक्टर साहब? देखिए, कोई भी अगर पार्ट है उसको आप कट करेंगे, नर्व्स जा रही होती हैं, तो अगर छोटी सी अगर सर्जरी कर रहे हैं तो लोकल एनेस्थीसिया उसको आखिर इंसान है, उसको दर्द होगा, उसकी चीखें तो नहीं निकलवानी है ना। तो उसमें अगर कोई नाखून का भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नाखून अंदर घुस जाता है, तो उसमें भी हम एनेस्थीसिया तो देना, पेशेंट को पेन फ्री रखना है ना। कोई सर्जरी कर रहे हैं आप, पेशेंट की दुआएं लेनी है, तो उसको पेन फ्री करके आपको काम करना है। बिल्कुल, ताकि क्योंकि वैसे ही हम लोगों की सांसें इतनी अटकी हुई होती हैं, डरपोक होते हैं, मेरी तरह मेरे बहन भाई सारे पाकिस्तानी, तो अगर हम उनको विदाउट एनेस्थीसिया दे देंगे तो वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने ब्रेक के दौरान जिक्र किया था, ये कॉर्न हो जाता है पैर में, उसकी भी सर्जरी होती है? हाँ, कौन है अगर वो पेन कर रहा है, क्योंकि कौन होता है इसमें ये होता है कि पैर के निचले हिस्से में होता है, और जैसे ही आप खड़े होते हैं, चलते हैं, तो वो पूरा प्रेशर आ रहा होता है, तो ज़ाहिर है जब बॉडी का पूरा प्रेशर उस कौन के ऊपर बेचारे से छोटे से कौन पे आएगा तो एकदम वो पेन होता है। और ये कॉनिकल शेप का होता है ना, उसकी नोक अंदर होती है, तो वो चुभ रहा होता है, तो बहुत पेन होता है उसमें, ठीक है। तो उसको में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, अगर उनके पास जब ट्रीटमेंट नहीं हो पाती तो फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट सिंपल सी है, उसको तो 5 मिनट में होता है, हम लोकल एनेस्थीसिया देख के ना उसको एक्सरसाइज कर देते हैं, फिर पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, पूरा निकाल, मतलब लोकल एनेस्थीसिया देके पूरा निकाल देते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया के लिए हिस्ट्री लेना लाजमी होती है या ऐसे ही पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं? एनेस्थेटिस्ट से आपको वो पूरा प्रॉपर फिटनेस देते हैं पहले, बल्कि सर्जरी से इलेक्टिव सर्जरी है तो वो एनेस्थेटिस्ट पहले पूरा आपको पेशेंट्स को देखता है, पूरी हिस्ट्री लेता है, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा वो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करा के बाकायदा दिल कार्डियक असेसमेंट होती है, लंग्स की असेसमेंट और पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं, फिर करते हैं। ओके, तो ये आम लोगों के लिए भी अवेयरनेस है कि अपने डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं, जैसे कि पुराने लोग कहते हैं ना, अपने डॉक्टर से
से और वकील से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए आप लोगों को। तो ये ज़रा सोचा करें कि कोई भी ऐसी छोटी से छोटी बात भी अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो है बड़ी प्रॉब्लम से बचाते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऊपर अल्लाह होते हैं, नीचे डॉक्टर साहब होते हैं, वही आपको बचाते हैं और उसके अलावा कोई और हमारे पास चारा नहीं होता। तो सच बोला करें, सच बातें बताया करें। ऐसे घुमा फिरा के हम लोग, वैसे तो हम लोग झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद भूल जाते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। डॉक्टर्स के सवाल ऐसे होते हैं कि भाई आप बताइए आपकी फैमिली में कोई शुगर पेशेंट तो नहीं है, तो हमारे जहन से निकल जाता है, हालांकि हमारी नानी दादी गुजर चुकी होती हैं इसी बीमारी में। तो ये ज़रा एक बात ऐसी है कि इससे आप सबको भी अवेयरनेस हासिल होगी, मुझे भी हुई है, आपको भी होगी। डॉक्टर साहब, और ऐसी क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सर्जरीज में जो कि अगर पेशेंट ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है? सर्जरी के बाद यू मीन? हाँ, सर्जरी के बाद जो आपने अभी डिस्कस किया था हमने कि सर्जरी करा लेते हैं लोग, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, अक्सर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं जी 2 महीने बाद आ गए, या गाँव चले जाते हैं, फिर आते हैं जी वो डॉक्टर साहब आपने 2 महीने पहले ऑपरेशन किया था और मुझे तो देखिए ये पीपी नहीं रुक रही है, मेरे तो टाँके पक गए, या दोबारा ये प्रॉब्लम हो गई, या पेट खुल गया, या कोई भी प्रॉब्लम। तो उसमें ये होता है कि प्रॉपर फॉलोअप शेयर नहीं करते ना, कि हम होता है कि पेशेंट अपने सर्जरी किए तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी होती है। हम पेशेंट्स को 3, 4, 5 दिन बाद फिर बुलाते हैं, फिर फॉलोअप में रखते हैं, तो वो निगलेक्ट कर देते हैं, चले जाते हैं। फिर कोई पीक पड़ती है, बोलते हैं चलो कोई वो पट्टी करा लेते हैं, कोई मोहल्ले में इधर उधर कराते रहते हैं, वो और ख़राब हो जाता है, फिर वो पूरा सब खराबी हो जाती है, उसके बाद फिर आते हैं, तो फिर ज़ाहिर मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो लोग ओवरवेट होते हैं, क्या उनकी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं? यस, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सर्जरी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जितना ओवरवेट होगा उसमें सर्जरीज भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक और डिफ़िकल्ट होती हैं, एनेस्थीसिया भी प्रॉब्लम करता है, पेशेंट की रिकवरी भी, हर चीज़ वज़न से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा जो ऑप्टिमम वेट है उससे ज़्यादा होता है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है फिर दूसरे मसाइल भी होते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम भी होगा, लंग्स का भी प्रॉब्लम होगा, दूसरे शुगर का मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल, ये सारे तो कोमॉर्बिड्स अगर पेशेंट्स में हैं तो ज़ाहिर डेफिनेटली एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। स्टिचेस भी, मेरी एक ना पता नहीं दूर की फुप्पो लगती थी, उनके स्टिचेस टूट जाया करते थे बार बार, क्योंकि उनका वेट इतना था कि वो फिर खड़ी होती थी तो उनके स्टिचेस टूट जाया करते थे। तो ऐसा भी होता है, फिर वो बार बार स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि स्टिचेस अब इतने अच्छे वो आ गए सूचर मटेरियल के, ऐसे नहीं होता कि खड़े होने से टूट जाए, ऐसा नहीं होता। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो वो अपना एहतियात नहीं करती होंगी, या वो वेट उठा लेती होंगी, कुछ भी कर सकती होंगी, इस वजह से स्टिच टूट जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि खड़ा हो जाए पेशेंट्स को, तो हम ऑपरेशन हुआ तो शाम को 6-8 घंटे बाद खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे को थोड़ी होता है। पेशेंट को पहले की तरह नहीं है कि जी 2 दिन तक लेटे रहना, ऐसा नहीं होता। पेशेंट को हम बोलते हैं मोबिलाइज, जितनी जल्दी मोबिलाइज हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है पेशेंट के लिए। तो ऐसे सर्जरी में एक होते हैं नॉर्मल स्टिचेस और एक होते हैं कुछ जो मेटल के कुछ आ गए हैं, वो क्या होते हैं? देखें, जो पहले जो होते थे वो जो स्टिचेस लगते थे वो तो उसके बड़े बड़े निशान आते हैं। अब नए सूचर मटेरियल्स आ गए हैं जो उसके निशान कम से कम होते हैं, और दूसरा स्किन के अंदर से भी लगा लेते हैं हम लोग ना, तो उसके निशान बहुत ही कम, एक लीनियर से स्कार आ जाता है। ठीक है। और दूसरे मेटल्स के आते हैं, स्टेपल्स आते हैं, स्टेपल्स आते हैं, तो वो उसके भी निशान कम आता है और इजी टू अप्लाई होता है, इजी टू रिमूव होता है, मरीज़ को पेन भी नहीं होता। तो वो अभी आ गए हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो अक्सर जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली जब कोई बड़ा स्कार होता है तो उस पर स्टेबल्स कर देते हैं। मतलब ऐसा एंकल किसी का टूट गया उसके लिए वो यूज़ होते हैं स्टेब्स, जो आपने बताया वो मेटल वाले स्टिचेस होते हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब, जब वो लगाए जाते हैं जब तो पता नहीं चलते वो, क्योंकि ये तो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था, उनका एंकल टूट गया था, तो जब उनके साथ हुआ, जब वो रिमूव होते हैं ना, जब बहुत तकलीफ होती है। वो फिल्मों वाला सीन था कि वो जब वो पैर से निकाल रहे थे और वो जो वो जा रहा था ना, उसमें जो होती है वो जो कटोरी टाइप रखी होती है, उस पर जब वो जा रहा था, टक टक आवाज आई थी, ऐसा लगा था कोई फिल्म का सीन है, और उनके आंसू निकल रहे थे। मतलब ये बहुत तकलीफ दे होता, तो उसके लिए भी एनेस्थीसिया होना चाहिए? नहीं, यूजुअली अब हर चीज़ के लिए तो एनेस्थीसिया, स्टिचेस रिमूव करते हैं तो उसके लिए एनेस्थीसिया नहीं देते, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, मरीज को बोलते हैं थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लो, कि उसमें इतना नहीं है। हाँ, उस एरिया को सुन कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है हमारी कि स्टिचेस निकालते वक्त भी एनेस्थीसिया, यूजुअली इतना पेन नहीं होता, वो वक्ती तौर पे होता है। वो जब वो पेशेंट एक्चुअल में पहले से सोच के आते हैं, ज़्यादातर 99% जो होता है ना पेशेंट के, अरे आज तो मेरे स्टिच खुलने, सुबह से भी परेशान होगा कि आज मुझे टाँके खुलने, तो वो जो होता है ना वो परेशान पहले से होता है। जब स्टिच खुल जाते हैं तो बिल्कुल उसका चेहरा देखते हैं बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसे मासूम भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि मेरे पैर में जो है वो मेटल के लगे हुए स्टेप, ये लगे हुए स्टिचेस, और उसके बाद जब वो एक निकलता है, जब पता चलता है कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ये नॉट की तरह खुलेंगे और ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट फील करे और बोले डॉक्टर साहब नहीं, तो मुझे आप जो है वो एनेस्थीसिया दें, तो फिर आप लोग
लेते हैं? वो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कुछ होते हैं कि जी हमारे बच्चे के जो है ना स्टिचेस ऐसे नहीं निकालना, इसको प्रॉपरली थिएटर में ले जाएं और एनेस्थेटिस्ट को भी बुलाएं, उसको थोड़ा सुलाएं और निकाल दें। कभी कभार होता है ऐसे, ऐसे यूजुअली बार बार एनेस्थीसिया देने से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? कोई भी ड्रग्स, कोई भी जिस्म में कोई भी ड्रग जाएगी तो वो जिगर से, लिवर से भी गुजरेगी, किडनी से भी गुजरेगी, तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? नाजरीन को मैं यही कहूँगा कि सर्जरी के हवाले से कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी मसाइल हैं सर्जरी से रिलेटेड, या कोई अनयूजुअल आपको सिम्टम्स होते हैं कि पेट में सिम्टम्स होते हैं, या कोई और किसी जगह से होता है, या कोई स्टूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, या बॉडी में कोई आप अनयूजुअल चीज़ देखें, तो फ़ौरन वही हमारा मैसेज है कि डॉक्टर्स के कंसल्ट करें और उसको लाइटली नहीं लें, ठीक है। और आपको अगर एक डॉक्टर पे होता है तो ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो 2 डॉक्टर से 2 ओपिनियन, बल्कि मैं एडवाइस ही करूँगा कि आप 2 जगह से ओपिनियन ले लें और एट अर्लीस्ट जो है ना अपनी ट्रीटमेंट करवा लेंगे कुछ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आपने अपने बिजनेस के अंदर हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इख्तिताम पजीर करेंगे और ऐसे खान साहब को दावत देना चाहूँगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनका गाना शामिल करते हैं और जब वो गाना गा रहे होंगे तो हम ब्रेक पर चले जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। ऐसे खान साहब आइए, तशरीफ लाइए। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, फिर का सुरूर है तुम्हारी आंखें, कितनी मखमूर है तुम